जनरली देखा ये गया है कि ह्यूमन अप्रोच काफ़ी ज़्यादा शैलो होती है। मतलब ये है कि लोग ऊपर-ऊपर से आपको देखकर ऑब्ज़र्व करके अपनी जजमेंट कर लेते हैं और अपना ओपिनियन बना लेते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल आप इस तरह से लें कि एक दरख्त होता है, बहुत बड़ा-सा दरख्त है, लेकिन आप उसको ऊपर देखते हैं ज़मीन से कि यार इतना बड़ा है, नीचे उसका नहीं पता आपको कि उसकी रूट्स कितनी बड़ी हैं। तो हमको ये देखना चाहिए कि जो चीज़ भी सस्टेनेबल है, उसकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप होनी चाहिए। दरख्त की अगर एक बहुत बड़ा दरख्त है, तो उसकी रूट्स आपने नहीं देखी, आपको नहीं पता कि उसने कितनी मेहनत की, उसमें नेचर ने कितनी मेहनत की है इतना बड़ा दरख्त क्रिएट करने के अंदर। ख़ैर ये तो एक फ़िलॉसफ़िकल बात हो गई, लेकिन मैं आपसे आज बात करूँगा अपनी मैंने एक जर्नी जो की है 20 साल के अंदर जो जिस तरह से चेंजेज़ आए हैं उसके अंदर और जिस तरह से मैंने अपनी मनी मैनेजमेंट की है, मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगा। मैं परसेंटेज टर्म्स में आपको दिखाऊँगा कि मेरी एसेट क्लास किस-किस तरह से ऐज के किस-किस पॉइंट के ऊपर चेंज होती रही है और किस तरह से किस एसेट क्लास ने उसको ओवरकम किया है। इस वीडियो को बनाने का रीज़न एक ये भी है कि मैं चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी रहे। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इंस्पायर ज़रूर हों, लेकिन मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ जो आज आपको नज़र आ रहा है, उसके पीछे क्या-क्या स्ट्रगल थी, किस तरह से ट्रांज़िशंस हुई, वो आपको सब कुछ पता होना चाहिए ताकि आज जो आप लेट्स से मैं स्टॉक्स की वीडियो बनाता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि मैं नेगेटिव के अंदर हूँ, तो मुझे नेगेटिव के अंदर मेरे लिए मसला नहीं है वो, क्योंकि मेरा जो पार्ट है वो स्टॉक्स वो एक बहुत छोटा पार्ट है मेरे पूरे पोर्टफ़ोलियो का। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जब मैं नेगेटिव पोर्टफ़ोलियो की बात करता हूँ, तो मुझे वो मसला नहीं है। हो सकता है अगर आप 20 साल के हों, 25 साल के हों, तो आपके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाए क्योंकि हो सकता है आपका पोर्टफ़ोलियो हो ही पूरा का पूरा स्टॉक्स के ऊपर। तो इसलिए अपने पोर्टफ़ोलियो को डाइवर्सिफ़ाई रखें और मैं एक एक स्टडी आपको दिखाता हूँ। विज़ुअल कैपिटलिस्ट बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। आई वुड हाइली रिकमेंड कि आप इस वेबसाइट को देखें। इस वेबसाइट पे जाकर इनकी मल्टीपल जो इन्फोग्राफिक्स हैं, उसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं अभी आपको एक एक इन्फोग्राफिक दिखा रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि नेट वर्थ यूएस के अंदर किस तरह से मॉडिफ़ाई करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ कि लोगों की जो नेट वर्थ अगर बढ़ रही होती है, तो वो कहाँ-कहाँ पर एक्सपैंड कर रहे होते हैं। तो आप ये देखें कि जिसकी नेट वर्थ सिर्फ़ $10,000 है, उसके पास लिक्विड एसेट्स ग्रीन के अंदर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, इतने ऑलमोस्ट कोई आई वुड से ऑलमोस्ट कोई 10% है और उसके बाद जो प्राइमरी रेज़िडेंस है उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। देन उसकी जो उसकी जो गाड़ी है, उसके बाद उसकी बड़ी अमाउंट उसकी गाड़ी के अंदर आती है। उसके बाद रिटायरमेंट पेंशन फंड वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं और बिज़नेस पोर्शन बिल्कुल एक छोटा-सा एक पोर्शन बन जाता है। आप इसी को फर्दर आप आगे जाएँगे, किसी की $10,000 की नेट वर्थ हो गई है, $1 मिलियन की नेट वर्थ अगर हो जाती है, तो उसके अंदर उसके थोड़े बहुत यहाँ पर बिज़नेस इंटरेस्ट आ जाते हैं। अब बिज़नेस इंटरेस्ट कैसे आते हैं? ये कोई वो ब हो सकता है वो बंदा बिज़नेस नहीं कर रहा हो सकता है ये बंदा सिर्फ़ स्टॉक्स की फ़ॉर्म के अंदर मौजूद हो, उसके पास वो बिज़नेस बिज़नेस इंटरेस्ट, तो इसकी वजह से वहाँ से उसका ये पोर्शन आ रहा है। उसके पास कैश देख रहे हैं आप जैसे-जैसे वो उसकी नेट वर्थ बढ़ रही है, उसकी लिक्विड पोज़ीशंस कम से कम होती जा रही हैं। प्राइमरी रेज़िडेंस भी आप देखेंगे इसके अंदर कि उसके अंदर जब 1 मिलियन उसकी वर्थ है, तो वो एक एक पोर्शन नज़र आ रहा है और उसके बाद जैसे-जैसे वो बढ़ रहा है अपनी अपनी फर्दर उसकी ग्रोथ हो रही है, लेट्स से बिलियनेयर हो रहा है, तो उसके बाद उसकी प्राइमरी रेज़िडेंस बहुत कम एक एक वैल्यू की रह जाती है। इसके अलावा इसके अंदर और बहुत सारे ब्रेकडाउन्स हैं, मैं इसका लिंक लगा रहा हूँ, आप उसमें जाके देख सकते हैं। मेरा पॉइंट इस वक़्त ये है कि मैं आपको अपनी जर्नी दिखाऊँ, अपनी जर्नी के अंदर मैंने किस तरह से 2004 से लेके आज हम बैठे हुए हैं 2022 के अंदर, तो मैंने किस तरह से उसके अंदर प्रोग्रेस की है। तो मैं आपको जब 2004 से मैंने पहली जॉब स्टार्ट की थी अपनी, उस वक़्त दिखाता हूँ। तो पहली जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी, इसके अंदर सब सारी चीज़ें जो मेरे पास थी, वो कैश के अंदर थी। जो मेरा नेट वर्थ थी, वो कैश के अंदर मौजूद थी। तो कैश ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ मेरी गलतियाँ हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसके अंदर मैंने कहाँ-कहाँ पर कैसी-कैसी गलतियाँ की हैं। 2005 के अंदर अगेन मेरे पास कैश था क्योंकि उस वक़्त अगेन आई वाज़ एक्चुअली न्यूली मैरिड एट दैट टाइम बल्कि वो तो मैं नेगेटिव में ही था ऑलमोस्ट। तो 2005 के अंदर भी कोई एज़ सच वैल्यू नहीं थी। उसके बाद 2006 में मैंने पहली दफ़ा एक रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी और वो अनरियलाइज़्ड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट थी। मैंने एक पहले वीडियो के अंदर बात की भी है कि उसके अंदर जब मैंने इन्वेस्ट की पहली जो मैंने अपनी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की थी, वो आज तक रियलाइज़ नहीं हुई है, वो मुझे प्लॉट आज तक नहीं मिला है। तो ये गलतियाँ बंदा करता है, इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 2006 के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, उसको 2009 में पूरा पे कर दिया था। तब तक मेरे पास वो उसके अंदर मैं पे किए ही जा रहा था और बाय द वे 2006-7 7 के बाद से मेरी अच्छी पोज़ीशन हो गई थी, जॉब में अच्छी सैलरी मिल रही थी, वो सारी चीज़ें सही थी, लेकिन कैश एंड
और इस इधर मैं बात करूँ तो कैश जो मैं कह रहा हूँ, इसके अंदर मैं गोल्ड को भी शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गोल्ड को भी एज़ सच कोई अलग से क्वांटिफ़ाई नहीं कर रहा हूँ। मेरे मेरे पास कैश और गोल्ड एक जगह था और मैंने अनरियलाइज़्ड रियल एस्टेट अलग रखी हुई थी। 2009 तक इसी तरह से चलता रहा था। 2009 में मैंने वो पूरी पे ऑफ कर दी थी वो प्रॉपर्टी, लेकिन फिर भी मुझको उसका रिटर्न नहीं मिला था। और वो अब आज तक नहीं मिला है। 2010 9 के अंदर ही मैंने 9 के मिड में मैं यूएई आ गया था। यूएई के बाद फिर यहाँ पर जर्नी स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर अच्छे प पैसे अच्छे हो गए थे और सारी चीज़ें अच्छी हो गई थी। यहाँ पर आकर मैंने एक प्रॉपर्टी फिर दोबारा से इन्वेस्ट की थी, अनरियलाइज़्ड रियल एस्टेट अगेन, लेकिन उस प्रॉपर्टी को मैंने 2019 में बेच दिया था, तो वो प्रॉपर्टी अनरियलाइज़्ड रही थी 2019 तक। तो इसलिए वो अनरियलाइज़्ड प्रॉपर्टी का एक एक टेन्योर रहा था। 2012 तक मैंने कोई इसके अंदर चेंजेज़ नहीं की थी, जिस तरह से चल रहा था, पैसे आ रहे थे, मैं सेव कर रहा था, अनरियलाइज़्ड रियल एस्टेट के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट भी किए जा रहा था, मैंने एक और अपार्टमेंट भी बुक करा लिया था, वो सारी चीज़ें वो उसके अंदर जा रही थी। 3 अनरियलाइज़्ड रियल एस्टेट्स हो गई थी और उसके अंदर मेरे पास कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ जो मेरी गलती थी वो ये कि मैंने डाइवर्सिफ़ाई नहीं किया था, मैं रियल एस्टेट को ही सब कुछ समझ रहा था उस वक़्त तक। इनफैक्ट मैं रियल एस्टेट को मैंने 2018 में जाना कि यार ये इसके अलावा भी कोई चीज़ होती है, तो 2018 के बाद मैंने कुछ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। उससे पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ 2011 में भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन वो सिर्फ़ गैम्बलिंग थी। मैंने उस पे वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि मैंने किस तरह से गैम्बलिंग की थी और उसके बाद मेरा जो बुरा एक्सपीरियंस हुआ था, फिर मैंने छोड़ दिया था वो। तो बुरे एक्सपीरियंस को उससे कुछ सीखना चाहिए, बजाय इसके कि उसको कंप्लीटली अबैंडन कर देना चाहिए। 2011 में भी अगर मैं दोबारा से पाकिस्तान के स्टॉक्स में भी चला जाता, तो मेरा काफ़ी फ़ायदे हो सकते थे। एनीवेज़, अब 2012 के बाद मैंने एक लोन लिया। लोन लेने की वजह से मेरे पास कैश फ्लो नेगेटिव हो गया था, कैश में नेगेटिव आ गया था। अनरियलाइज़्ड रियल एस्टेट फिर भी मौजूद थी, मैं उनकी पेमेंट भी कर रहा था, लेकिन मैंने घर लोन पे ले लिया था। उसका लोन टेन्योर आई थिंक कोई 3 साल का था। वो 3 साल मैंने पूरे किए थे और उसके बाद वो कैश मेरा जब पे ऑफ हो गया था वो पूरा घर, वो पर्सनल रियल एस्टेट थी, पर्सनल घर था। वो जब पे ऑफ हो गया, उसके बाद मैं दोबारा से नेट ज़ीरो हो गया था। 2017 से अगेन एक जर्नी स्टार्ट हुई, उसके अंदर मैंने 2017-18 के अंदर थोड़े से पैसे आना शुरू हुए, क्योंकि घर अपना हो गया था और उसके बाद फिर कैश भी जमा होना शुरू हो गया था। 2019 में मेरी जो एक अनरियलाइज़्ड रियल एस्टेट थी, वो मुझे बल्कि 2 अनरियलाइज़्ड रियल एस्टेट मुझको मिली। वो एक को मैंने रेंटल पे चढ़ा दिया था और दूसरी को मैंने बेच दिया था, तो वहाँ से मेरे पास कैश आया। उस वक़्त से मैंने कोई 2019 के अराउंड एंड से मैंने कोई रियल एस्टेट के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की थी, 2020 के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की और वहीं से थोड़ा बहुत मैंने स्टॉक्स के अंदर स्टार्ट किया। 2020 के कोई एंड से मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। 2020 के अंदर 2021, 2022 अब मैं स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। 2022 के स्टार्ट में मैंने यूएस के स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है। तो मैं आपको ये एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि अभी भी मेरी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट एक बहुत माइनर सी वैल्यू है परसेंटेज टर्म्स के अंदर। इसलिए इसीलिए इसीलिए मैं आराम से सोता हूँ रात को। स्टॉक मार्केट भले ज़ीरो पे तो खैर नहीं जाएगी, लेकिन कहीं भी चली जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आप देख रहे हैं इसके अंदर कि किस तरह से हल्के-हल्के करके उसके अंदर मेरा पोर्शन बढ़ता जा रहा है और ये अब स्टॉक मार्केट में ही बढ़ेगा। मैं इसके अंदर रियल एस्टेट के अंदर अगर हुआ तो थोड़ा बहुत, जैसे मैंने स्मार्ट क्राउड के बारे में बात की, स्मार्ट क्राउड का लिंक मैंने डाल दिया। अगर आप यूएई के अंदर हैं तो यूएई के, बल्कि आप दुनिया में कहीं भी हैं, तो अगर आपको यूएई की रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। मैंने पहली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट यूएई के अंदर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू की है। कम से कम अमाउंट के अंदर मैंने 2500 दिरहम के अंदर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। उसका रेंटल रिटर्न मुझे हर महीने मिल रहा होता है। तो अगर आपको भी करनी है तो मैंने उसका लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी पूरी डिटेल में, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। स्टॉक्स को मैं किस तरह से डील करता हूँ, स्टॉक्स को मैं सर्वा के थ्रू यूएई के अंदर रहते हुए कर रहा होता हूँ, पाकिस्तान के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू करता हूँ। रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई थी कि किस तरह से रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू मैं स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान की। उसके बारे में अलग से पूरी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं। अगेन पॉइंट ऑफ द मैटर इज़ कि कभी भी आप किसी भी यूट्यूबर को देखें या इंटरनेट पे किसी को भी देखें, तो आप जब भी वो अपना पोर्टफोलियो दिखाए तो आप ये ना सोच लें कि यार ये मैं भी इसको रेप्लिकेट कर सकता हूँ, क्योंकि आपका रेप्लिकेशन ज़रूरी नहीं है कि उसकी कंडीशन आपकी कंडीशन बराबर हो, उसकी एज आपकी एज बराबर हो, उसकी फैमिली सर्कमस्टांसेस आपके फैमिली सर्कमस्टांसेस बराबर हों, उसका इमरजेंसी फंड कहाँ सॉर्टेड है, आपका इमरजेंसी फंड कहाँ सॉर्टेड है, वो बराबर हो, कोई चीज़ बराबर नहीं होती है। इसलिए क्या टाइम होराइज़न है, क्या मतलब यू नेम इट, और इतनी सारे वेरिएबल्स मिलेंगे आपको किसी भी एक बंदे के कंपेयर करें अगर दूसरे बंदे के साथ, तो इसलिए अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर ना करें, अपने आप को अपने साथ ही कंपेयर करें, अपने पास से कंपेयर करें।
कभी भी दूसरों से कंपेयर ना करें अपने आप को। बाय द वे मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर अलग से न्यूज़लेटर लिखा था, मैंने उसका लिंक लगा दिया, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा। उसके अंदर मैंने बताया था किस तरह से गूगल ट्रेंड्स बता रहे हैं कि यहाँ पर रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर के ऊपर लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा था और उसके अगले महीने जब मैंने ये लेटर लिखा था, उसके अगले महीने वाक़ई में रेमिटेंसेस भी कम हो गई थी। यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं उस लेटर को। प्लीज़ ईमेल न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर लें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसके अंदर मैं हर हफ्ते आपको पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड टिप्स देता हूँ और उसके अंदर मैं राइट करता हूँ। मैं किस तरह से यूएई की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिंक लगा दिया। स्मार्ट क्लाउड का मैं प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करता हूँ, यहाँ पर आप उसको लिंक पे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिंक लगाया है सर्वा का। सर्वा के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने रिसेंटली अपना जो पोर्टफ़ोलियो है वो उसमें दिखाया है कि किस तरह से मेरा पोर्टफ़ोलियो परफ़ॉर्म कर रहा है यूएस स्टॉक मार्केट का। यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।